प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, आज हम कल के प्रकरण के आगे या गत प्रकरण जो हमने लिया था वर्ण विचार का, उससे आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में, भाषा में शब्द के बाद में निर्माण होता है, वर्ण से के बाद में निर्माण होता है शब्द का, और शब्द के बाद में निर्माण होता है वाक्य का। अतः शब्द की सबसे पहले हम परिभाषा सीखें। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे वर्ण, एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण, वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। ये इसकी सीधी सी और सरल सी परिभाषा है। एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों के समूह को जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे माँ, गाय, बछड़ा, परमात्मा इत्यादि। इसमें माँ एक ही शब्द है, लेकिन पूरा अर्थ, उसका सार्थक अर्थ हमारे समझ में आ गया कि वो हमारी वो जननी, जो हमारी माँ थी, वो उससे आशय है इसका। और इसी तरह से गाय एक पशु है, बछड़ा उसका आत्मज है, और इन बातों से हम ये समझ गए कि ये सब शब्द है। अब शब्द से शब्दों का समूह जब मिलेगा तो वाक्य बन जाएगा। अतः तीसरा जो विचार हमें करना पड़ेगा वो वाक्य पर करना पड़ेगा। अतः सीधी सीधी सी परिभाषाएं तीनों आप एक साथ जमा लीजिए कि अखंड ध्वनि, मुंह से निकलने वाली अखंड ध्वनि वर्ण होती है, और वर्णों के एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों के समूह को जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। और शब्दों के समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे गाय चरती है, घास, हरी, ये अलग अलग शब्द थे, और इनका भाव तो हम समझ रहे हैं कि गाय एक जानवर है, घास एक कोई हरी घास है जो खाने की चीज है, लेकिन इन शब्दों को जब एक साथ जोड़ देंगे, जैसे गाय हरी घास चरती है, तो इसका पूरा अर्थ समझ में आ गया, अतः ये वाक्य हो गया। तो सार्थक अर्थ समझ में आए वो शब्द, और पूरा पूरा अर्थ समझ में आ जाए शब्दों का समूह का, वो वाक्य होता है। अब शब्द के ऊपर हमें विचार करना है कि शब्द के भेद कितने तरह के होते हैं। हिंदी व्याकरण में, भाषा में शब्दों का ही महत्व है। शब्दों के द्वारा ही वाक्य निर्मित होते हैं, और वाक्यों के द्वारा ही फिर बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े काव्य और बड़े बड़े लेख विलेख ये सब लिखे जाते हैं। इसलिए हमें शब्दों के भेद का ज्ञान पूरा होना चाहिए। शब्द भेद का ज्ञान मैं आपको एक विचित्र तरह से दूंगा, जिसमें सूत्रावली के आधार पर मैं आपको सिखाऊंगा कि शब्दों के भेद कितने होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक विस्तृत विस्तृत प्रसंग है। और इसका अध्ययन करने के बाद में हम हिंदी व्याकरण का बीच का जो अधिकांश रूप है वो सारा हमारे सामने आ जाता है। छुटपन से लेकर के अब तक हमने जो व्याकरण पढ़ा है वो सारा इस शब्द विचार में या शब्द भेद में समा जाएगा। अतः शब्दों के भेद में पहले तो ये कहा करते थे कि शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक, लेकिन निरर्थक शब्द हिंदी व्याकरण में काम में नहीं आते हैं। इसलिए हमें केवल सार्थक शब्दों का अध्ययन करना है, और सार्थक शब्दों के भेद के लिए उसके अर्थ के आधार पर पहला भेद है, उसके अर्थ के आधार पर शब्द भेद। दूसरा भेद है शब्दों का उत्पत्ति के आधार पर, यानी आधार हैं जिनके आधार पर शब्दों के भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। और तीसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद। और चौथा प्रकार हम ले सकते हैं रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। और पांचवा विभेद इसका ले सकते हैं ध्वनि के आधार पर शब्द भेद। अतः प्यारे विद्यार्थियों, शब्दों के भेद के लिए
ये 5 प्रकार हमारे सामने आएंगे और 5 प्रकार के विभिन्न शब्दों का हम अध्ययन करेंगे, तो शाब्दिक अध्ययन सारा का सारा हमारे सामने आ जाएगा। और इसके लिए मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी गणित के सवाल को सूत्र से हल कर सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री में सूत्रों का सहारा लेते हैं। आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और इस सूत्र के आधार पर गणित में हम ज्योमेट्री में बड़े से बड़े सवालों को निकाल रहे हैं। नदी की चौड़ाई ले लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई ले लेते हैं, किसी इमारत की ऊंचाई इस आधार पर निकाल लेते हैं त्रिकोणमिति के सूत्रों के आधार पर। तो फिर हिंदी भाषा के भी यदि हम शायद ही सूत्र या स्वयं बना लें या किसी के बनाए हुए काम में लें, तो ये भाषा हमें आसान लगने लगेगी और हम सहज प्रक्रिया से इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से, भावी जीवन में ज्ञान संग्रह के दृष्टिकोण से और आगे आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दे सकें या बता सकें, अपने बच्चों को बता सकें, इसके लिए मैं आपको सहज सूत्रावली दे रहा हूँ। और ये आप स्वयं भी बना सकते हैं या किसी की बनाई हुई काम में ले सकते हैं। देखिए, शब्दों के भेद के लिए एक जो क्रम है वो ये है, जैसा श्यामपट पर लिखा है, शब्द, और उसकी फिर एक सारणी बनाई है मैंने। शब्द के नीचे है अर्थ के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, 2। तीसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद, और चौथा है रूप परिवर्तन कहो या प्रयोग के आधार पर कहो, एक ही बात है। रूप परिवर्तन के या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। और बच्चों, 5वां भेद है ध्वनि के आधार पर शब्द भेद। और इसके आधार पर फिर हमने एक सूत्र गढ़ेंगे, इसका जो सीधा सा सूत्र बनेगा, अर्थ के आधार पर अ है इसमें शुरू में, तो इसका तो अ ले लो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है, उसका उ ले लो डैश लगा के। रचना के आधार पर शब्द भेद है तो रह ले लो। और प्रयोग के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद है, उसमें रूप परिवर्तन का मतलब रू ले लो। और ध्वनि के आधार पर ध्वनि शब्द पूरा ले लो। और इस तरह से एक सूत्र बन गया। यानी शब्द भेद के ये 5 आधार होते हैं, अ उ र रू ध्वनि। और हम जब भी कभी काम पड़े कि शब्द भेद के आधार लिखिए, या शब्द भेद के कितने आधार हैं, या शब्द भेद के कौन कौन से आधार हैं लिखिए आदि, तो हम कितने भी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएं, जब विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो बीच में कोई ना कोई भूल हो जाती है और फिर हम माथा पकड़ के कहते हैं कि याद ही नहीं आ रहा, 4 तो याद है, भूल गए 5वां तो। ऐसे यदि आपको सूत्र याद है गणित की तरह से, तो आप फिर उसमें भूल नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ इस सूत्र के आधार पर मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। अ उ र रू ध्वनि, बोलिए अ उ र रू ध्वनि, अ उ र रू ध्वनि, अ उ र रू ध्वनि। आप 5-7-10 बार बोलेंगे और जब भी कभी काम पड़ेगा तो आपको सूत्र, छोटा सा सूत्र खट याद आ जाएगा और आप फिर भूल नहीं सकेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद, और ध्वनि के आधार पर शब्द भेद। और इससे ऊपर सारणी मैंने समाहित किया है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद हैं। कुछ विद्वान तो इसमें ये मानते हैं कि वाचक, लक्षक और व्यंजक, यानी जैसा बोला जाए वैसा शब्द का अर्थ निकल जाए वो वाचक, और जैसा बोला जाए शब्द को इसी अर्थ ना निकल के उसका कुछ दूसरा अर्थ लक्षण से लिया जाए वो लक्षक, और व्यंग्यार्थ को अर्थ लिया जाए, अनेकार्थ लिया जाए वो व्यंजक। कुछ विद्वान तो अर्थ के आधार पर ये 3 भेद मानते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। और दूसरे कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अर्थ के आधार पर ही शब्दों के कई भेद कर दिए, जैसे आपके सामने सारणी है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद हैं। एकार्थी, एकार्थी शब्द, ध्यान करिए, ऐसे शब्द जो सिर्फ एक ही अर्थ देते हैं, जैसे दिन, नदी, पहाड़। इसी तरह से आप सैकड़ों शब्द बोल सकते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है, दीवार, पर्दा,
और खूंटी आदि आदि कोई भी शब्द लीजिए और वो बोलिए आप, वो एक अर्थ सिर्फ एक ही अर्थ दे। और अनेकार्थी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें शब्द तो हर उसके अर्थ अनेक निकल जाते हैं, जैसे सारंग। अब सारंग के हिंदी भाषा में कई अर्थ निकलते हैं, जैसे सारंग माने सर्प, सारंग माने मोर, सारंग माने बादल। और एक काव्य की पंक्ति याद आई मुझे, इसमें कहता है, सारंग ने सारंग हो सारंग बोलो आय, जय सारंग सारंग कहो तो सारंग निक्ष हो जाए। इसमें सारंग से ही कविता की पंक्ति बना दी कवि ने। यहाँ सारंग के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं कि यहाँ अनेक अर्थ निकल रहे थे, अनेकार्थी शब्द हुआ। इसी तरह से कर, हाथ, हस्त, भुजा, इस शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो ये अनेकार्थी शब्द हुआ। हरि, हरि माने भगवान, हरि माने सिंह, हरि माने बंदर, आदि आदि अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ ये शब्द जो है, इसी तरह से अनेक शब्द, अनेक अर्थ देने वाले शब्द आपके सामने बहुत सारे आएंगे। वो अनेकार्थी शब्द भेद हुआ, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तीसरा भेद है पर्यायवाची शब्द भेद, यानी अर्थ के आधार पर पर्याय शब्द आपके सामने आएंगे। जैसे एक शब्द के कई शब्द बन जाते हैं, जैसे अमृत, तो अमृत के पर्याय शब्दों में पीयूष, सुधा, अमीय आदि शब्द लिए जाएंगे। और जैसे समुद्र, पयोध, समुद्र, सागर, उदधि, ये शब्द समुद्र से संबंधित हैं, अतः ये पर्याय शब्द है। और ये महत्वपूर्ण बिंदु होगा, ये भी आपके पाठ्यक्रम में पर्याय शब्दों को पूछना, लिखना, बताना। और चौथा है विलोम शब्द, यानी एक शब्द का दूसरा उल्टा शब्द बताया जाए। ये भी अर्थ के आधार पर ही होते हैं, जो दिन का उल्टा रात, ऊंचा, ऊंचा का विलोम नीचा, माता का विलोम पिता, पिता का विलोम माता, भाई बहन आदि आदि शब्द जो है, ये सारे के सारे विलोम शब्द की श्रेणी में आते हैं। और पांचवा है युग्म शब्द, ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन वो भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे आदि और आदि। अब ये आदि आदि बोलने में दोनों, इसमें थोड़ा कमजोर लगता है, छोटी मात्रा है, और इसमें बड़ी मात्रा है, लेकिन इनका अर्थ भिन्न है, भिन्न भिन्न है। इस आदि का अर्थ है शुरुआत, प्रारंभ, और इस आदि का अर्थ है रथ या आदत। जैसे मोहन शराब का आदि है, अर्थात वो शराब पीता है। और इसमें हम ये कहते हैं सृष्टि के आदि में सूर्य पैदा हुआ, अतः ये आदि मानी शुरुआत। तो ये युग्म शब्द हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न भेद देते हैं। और इसके आगे का शब्द भेद है भिखारी। जैसे एक शब्द जैसे वन वर्ड, भिखारी नहीं, ये वन वर्ड। इसमें हमें ध्यान करेंगे कि ऐसे शब्द अर्थ के आधार पर, ऐसे शब्द जो एक समूह के रूप में, वक्ष के रूप में बोले जाते हैं और उनका एक अर्थ निकलता है। जैसे जहां पहुंचना कठिन हो, या वो स्थान जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य, जो टालने से टल नहीं सके, अटल। जहां विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं या जहां छात्र अध्ययन करते हैं, पाठशाला। जहां रोगियों का इलाज किया जाता है, चिकित्सालय। ये शब्द सारे के सारे शब्द एक है और इसको अंग्रेजी वन वर्ड के नाम से जाना जाता है। शब्द समूह से बना हुआ एक वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द काम में आता है, इसीलिए ये उसका अगला भेद हुआ अर्थ के आधार पर शब्द भेद में एक शब्द। और फिर उससे अगला शब्द भेद हुआ भिन्नार्थक शब्द, अर्थात उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, बोलने में, जैसे अस्त्र शस्त्र। तो ये बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं अस्त्र शस्त्र, लेकिन इनका भिन्न अर्थ निकलता है। अस्त्र कहते हैं वो हथियार जो दूर से मार करते हैं, जैसे बंदूक है, तीर है, ये अस्त्र कहलाता है। ये भी अपने आप में शब्द है जो आपको आगे काम आएगा, बार बार सीखिए। शस्त्र कहते हैं ऐसा हथियार जो हाथ में लेकर के मारा जाता है, जैसे लाठी, तलवार, छुरा आदि। ये सब
शस्त्र कर रहते हैं। अतः अस्त्र तो दूर से वार करता है और शस्त्र हाथ में लेकर के वार करता है। ये भिन्नार्थक शब्द हुए, यानी एक जैसे बोलने पर भी भिन्न अर्थ दे रहे हैं। और इसके बाद में है समूहवाची शब्द, यानी भेड़ बकरियों के समूह को कहते हैं रेवड़। यानी भेड़ बकरियों का समूह जो है उसको हम ये नहीं कर सकते कि भाई वो समूह के रूप में उसके लिए सीधा शब्द रेवड़ लेंगे, उसको गठन नहीं कर सकते। लेकिन लकड़ियों का समूह बंधा हुआ है तो उसको हम रेवड़ नहीं कहेंगे, गठड़ी कहेंगे। और कोई पक्षी एक झुंड में बैठे हैं तो उसको हम रेवड़ नहीं कहेंगे, पक्षियों का रेवड़ है या पक्षियों का गठन है, नहीं, उसको झुंड कहेंगे। अतः ये समूहवाची शब्द जो हैं ये हमारे काम में आ रहे हैं। इस प्रकार से हमने ये देखा कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद हुए। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्याय शब्द, विलोम शब्द और युग्म शब्द। एक शब्द यानी वन वर्ड जिसका शब्द वाक्य समूह का एक अर्थ निकलता हो, और भिन्नार्थक शब्द और समूहवाची शब्द। ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अतः अर्थ के आधार पर शब्द भेद 8 हुए। और ये आप गिन करके इनको सूत्र के रूप में याद रखिए। आप इनका सूत्र बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया है, ये सूत्र बनाया है मैंने। इस आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द भेदों का मैंने ये सूत्र बनाया है, 2 नंबर पर लिखा पड़ा है। एकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याय, विलोम, युग्म और एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द और समूहवाची शब्द। इसको जब आप बार बार 2 4 5 बार बोलोगे और जब भी समय मिले इसको आप याद करते रहोगे तो बीच में कोई भूल होगी वो चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद आपसे कभी भी पूछे जाए तो आप इस सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहला सूत्र आपको ये दिया, अ उ र रू ध्वनि, और आप इसको याद रखिए। ये आपको सहज ही शब्द भेद के 5 रूप आपके सामने प्रकट कर रहा है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। दूसरा है उ, इस सूत्र में आते हैं हम। ये सूत्र तो हुआ अर्थ के आधार पर शब्द भेदों का, और ये शब्द सूत्र है हमारे पूरे के पूरे इसका शब्द भेद का पूरा का पूरा विवरण दे रहा है। आप इन सूत्रों को सहज ही नोट कर लें और नोट करके ले जाएं। ये कोई मेरी तरफ से आपको ज्ञान का दबाव नहीं है, ये आप सहज प्रक्रिया में आप भी स्वयं भी अपने सूत्र बना करके और सहज प्रक्रिया से इनको विभिन्न प्रकार से हिंदी के व्याकरण को या अन्य विषयों को भी याद कर सकते हो। दूसरा, बढ़ते हम आगे बढ़ते हम अर्थवेद के बाद में। अर्थ के आधार पर शब्द भेद के बाद है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 माने गए हैं। अब निश्चित सी संख्या लिखूंगा इसमें। इसमें तो हमने 8 पढ़े नीचे, और ये हुए आधार पर उत्पत्ति के आधार पर 5। और इसको आप ठीक ढंग से याद रखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इसकी व्याख्या करूंगा, पहले ये भेद ले लें पूरा। रचना के आधार पर शब्द भेद, ये 3 हैं, रूप, यौगिक और योग रूप। प्रत्येक शब्द की परिभाषा और व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद में है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद, यानी प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ये भी बच्चों 2 होते हैं मूल रूप से, विकारी और अविकारी, और फिर विकारी के 4 रूप और अविकारी के 4 रूप। इस तरह से ये 8 रूप हो जाएंगे इसके धीरे धीरे आगे जा करके। और इनका अध्ययन ही पूरा व्याकरण का बीच का सारा अध्ययन इनका अध्ययन ही होगा। अतः ये हुए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। और अंतिम है ध्वनि के आधार पर शब्द भेद। ध्वनि के आधार पर शब्द भेद में आवाज निकलती है हर प्राणी से, और उसमें ये लिया जाता है कि 3 तरह के प्राणी मनुष्य के अलावा और हैं
जो आवाज करते हैं, जैसे पशु, पक्षी और जड़ आवाज। पशु जो बोलते हैं उनके लिए भी निर्धारित पशुओं की आवाज को कोई एक संज्ञा और शब्द दिया जाता है, एक शब्द दिया जाता है, उसका भेद बताया जाता है। जैसे रमाना, अब ये गाय के लिए आएगा, गाय रमाती है, गाय दौड़ती है नहीं, गाय रमाती है। शेर मिमियाता नहीं, शेर दौड़ता है। अर्थात विशेष प्रकार से पशुओं की जो आवाज है वो ध्वनि के आधार पर आवाज होगी। जैसे शेर दौड़ाता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, और ये बकरी म्याऊं म्याऊं करती है। इसी तरह से भैंस रैंकती है, कुत्ता भौंकता है। और इसी तरह से पक्षियों की आवाज में देंगे चहचहाना, ये चिड़िया, चिड़िया के लिए चिड़िया चहचहाती हैं। और कोयल कुहू कुहू करती है, कोयल चहचहाती है, गलत हो गया, कोयल कुहू कुहू करती है। इस तरह से पक्षियों की आवाज में निर्धारित आवाज के रूप में आएगी। ये भी ध्वनि के आधार पर शब्द भेद है। और जड़ों की जड़ जो मतलब निर्जीव हैं उनकी आवाज भी, जैसे बादल के लिए आवाज करता है तो बादल गरजता है। और इसी तरह से बिजली कड़कती है और या बिजली चमकती है, ये इसके लिए निर्धारित आवाज है। और अन्य आवाजें भी बोली के आधार पर दी जाती हैं। जैसे बस खड़ी है और वो चालू है तो कहेंगे बस धर धर कर रही है। हवा बह रही है तो कहेंगे हवा सर सर चल रही है। ये जड़ चीजों के लिए भी निर्धारित आवाज होती है, निर्धारित ध्वनि होती है, उसके आधार पर शब्द बनते हैं। अतः ये ध्वनि के आधार पर शब्द भेद हुए। अब हम इसमें प्रत्येक की कुछ व्याख्या करेंगे। आपको अर्थ के आधार पर तो इन शब्दों की प्रत्येक की व्याख्या कर दी है, उदाहरण के तौर पर ये लिखे पड़े हैं। आप इस सारणी को तैयार करना, अपनी कॉपी में तैयार करना। अब मैं बोल रहा हूँ उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम रूप। जैसा कि इस शब्द के खुद के मायने से स्पष्ट कर रहा है, तत्सम, तत् माने उसके, सम माने बराबर। हिंदी की जननी संस्कृत है और संस्कृत से ही हिंदी भाषा के शब्द बने हैं जिनको तत्सम शब्द कहे जाते हैं। अर्थात संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों काम में लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अपने शरीर पर ही ले लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शीर्ष, अक्षी, नासिका, ओष्ठ, कर्ण, चिबुक, अस्त, हस्त, पाद, पैर, ये सब के सब शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। यानी संस्कृत के मूल रूप हिंदी भाषा में काम में लिए हुए ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आप इसको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में भी भेद मानिए और तत्सम शब्द किसे कहते हैं और उनके उदाहरण के रूप में भी आप याद रखिए। ये संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द ही तत्सम शब्द जो भाषा में काम में लिए जाते हैं वो कहलाते हैं तद्भव। इसमें थोड़ा सा रूप बदल दिया जाता है। संस्कृत के शब्दों का थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके और मनुष्य वर्ग उसको उन शब्दों को काम में लेने लग गया, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे अग्नि संस्कृत का शब्द है लेकिन हम उसको कहते हैं आग, तो ये आग जो है ये तद्भव शब्द हो गया। शीर्ष, शिर, तद्भव शब्द हो गया। कर्ण, कान, कान तद्भव शब्द हो गया। अक्षी, आंख, आंख तद्भव शब्द हो गया। तो तत्सम, तद्भव, देशज, देशज शब्द जो देश में यहीं बन गए और उनका कोई कोई उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, वो कैसे बने, कहाँ से आए, कैसे बने, बोलचाल में हमने शुरू कर दिए। जैसे किवाड़, पापड़, प्यार, ये सब के सब जो हैं हम यहीं से शुरू कर दिया बोलना। किसी अन्य भाषा से या किसी संस्कृत से ये शब्द नहीं बने हैं,
ये देश सब देश में ही पैदा हुए और बोलते बोलते हमने इनको रूढ़ कर लिया, अपने आप इस भाषा में काम में आ रहे हैं और हिंदी भाषा में समाहित हो गए। और चौथा भेद है उत्पत्ति के आधार पर विदेशज, अंग्रेजी के, उर्दू के, फारसी के, अन्य भाषाओं के, हिंदी और संस्कृत के अलावा जो शब्द हमारे यहाँ हिंदी में काम में आते हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन, रेल, टेबल, चेयर, ये सब के सब विदेशज शब्द हैं तो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में समाहित हो गए। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द हुआ चौथा भेद विदेशज। और संकर, संकर का मतलब है मिश्रण, मिला हुआ, दो दो वस्तुओं से, दो पदार्थों से या दो चीजों से मिलकर के बनाई चीज को संकर कहते हैं, मिश्रण होता है। अतः पांचवा भेद उत्पत्ति के आधार पर शब्द में आया संकर, यानी दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द होता है। जैसे अग्निबोट, अब अग्निबोट हम सामान्यतः समझ जाते हैं, अग्नि संस्कृत का शब्द है, बोट कहते हैं नाव को, पानी में जो नाव चलती है ईंधन से उसको अग्निबोट कहते हैं। लेकिन इसमें शब्द दो हैं, टिकट घर। अब टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हमारी हिंदी का शब्द है, इसलिए टिकट घर दोनों शब्दों से मिला है, हिंदी और संस्कृत से। और बहुत सारे ऐसे अनेकों शब्द हिंदी भाषा में आपके सामने आएंगे जो संकर के रूप में हैं और विभिन्न प्रकार से हम उसको काम में ले रहे हैं। अतः शब्दों का दूसरा भेद आधार भेद हुआ उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, जिनमें आप याद रखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, 5 रूप होते हैं इसके। और तीसरा फिर इसका शब्द भेद का आधार है रचना के आधार पर शब्द भेद। प्यारे बच्चों, रचना यानी शब्द की रचना कैसे हुई, वो कहां से आया, इस आधार पर शब्द की रचना का रूप देख करके हम उसका 3 भेद कर दिया विद्वानों ने कि वो रूढ़ है या यौगिक है या योग रूढ़ है। अतः रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हुए। रूढ़, जो शब्द जिनका उत्पत्ति का कोई पता नहीं है कि वो कहां से आया और ना उनका कोई संधि समास और प्रत्यय उपसर्ग से जोड़ बैठता है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। यानी ना तो हम, जैसे रोटी, अब ना इसकी कोई संधि कर सकते हैं, ना इसका कोई समास है, ना इसमें कोई प्रत्यय है, ना इसमें कोई उपसर्ग है। अच्छा, ये रूढ़ शब्द है बोलचाल में, ना इसकी कोई उत्पत्ति का पता है। रोटी, साग, दाल, दलिया, टेबल, ये यहाँ सामने जो चीज रखी है सारी की सारी जो हम देख रहे हैं, ये कहाँ से आई, कैसे बना, ये रूढ़ शब्द है। अतः हम सीधी सी बात है, ऐसे शब्द परिभाषा बनाएंगे रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं समझाइए, परिभाषा बनाएंगे कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है और जिनका संधि समास प्रत्यय उपसर्ग से कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, किवाड़, पापड़ आदि। और इसमें रचना के आधार पर दूसरा भेद आया यौगिक भेद। यौगिक भेद में हम ये देखेंगे कि ये यौगिक शब्द कैसे होते हैं। जैसा कि इक प्रत्यय से मूल शब्द बना है योग प्लस इक, इक प्रत्यय से ये शब्द बना है, यानी योग नाम है जोड़ का। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके जो शब्द बना दिए गए वो यौगिक शब्द होते हैं। या इसके दूसरे रूप में यूं परिभाषा बना लीजिए चाहे कि जो शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में काम में लिए जाते हैं या बनाए जाते हैं या इनके सहयोग से बनाए जाते हैं, वो शब्द यौगिक शब्द होते हैं। जैसे वाचनालय, वाचन प्लस आलय बराबर वाचनालय। विद्यालय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। दूध वाला, दूध प्लस वाला बराबर दूध वाला। अतः ये शब्द जो हैं
दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके बनाए जाते हैं, या संधि समास से, प्रत्यय उपसर्ग से बनाए जाते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द होते हैं। ये रचना के आधार पर दूसरा भेद है शब्द भेद का। और तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द में दोनों, ऊपर के दोनों शब्द आ गए, रूढ़ भी आ गया इसमें और योग भी आ गया। अतः ऐसी स्थिति में हम यहाँ ध्यान दें कि योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो यौगिक तो हैं, परंतु किसी आशय विशेष के लिए रूढ़ हो गए, स्थायी हो गए, ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी वो यौगिक हैं और रूढ़ भी हैं। रूढ़ का आशय यहाँ ये नहीं है कि उनकी उत्पत्ति का पता नहीं, उत्पत्ति का तो पता है उनका, लेकिन वो किसी एक के लिए स्थायी हो गए। जैसे उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह है, या लंबा प्लस उदर जिसका पेट मोटा है। ये हम इसका अर्थ निकालेंगे तो निश्चित रूप से वो एक ही निकलेगा, लंबोदर गणेश जी के लिए आता है। गजानन, गज का सा है आनंद जिसका, गज प्लस आनंद अर्थात हाथी के मुख, मुख वाला। लेकिन हाथी के मुख वाला हम किसी अन्य को नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, एक ही जगह ध्यान जाएगा, गजानन गणेश जी। पीतांबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका। अब आप बाजार में देखेंगे बहुत से आदमी पीला वस्त्र लिए फिरेंगे, फिरते होंगे, ओढ़े ओढ़े पहने फिरते होंगे, लेकिन उनको हम पीतांबर नहीं कर सकते। पीतांबर शब्द सिर्फ एक के लिए रूढ़ हो गया और वो है भगवान विष्णु या श्री कृष्ण। अतः पीतांबर का अर्थ दिया गया, पीत है अंबर जिसका वह है, अर्थात विष्णु। इसी तरह से वीणा पाणी, वीणा एक संयंत्र है बजाने का और पाणी नाम हाथ का है। वीणा पाणी, जिसके पानी में है वीणा वह है, अर्थात सरस्वती। तो ये इस तरह से हम ये बताना चाहते हैं कि योग रूढ़ शब्द वो हैं जिनका अर्थ योग से बनता है, लेकिन अर्थ एक किसी एक के लिए रूढ़ हो गया, वो शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। और पहले बच्चों ये आपके आगे काम आएगा, याद रखिए। समास में जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक समास आएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के जिनका अर्थ भिन्न निकलता है या एक ही अर्थ के लिए वो प्रयुक्त होते हैं, वो बहुब्रीहि समास के सारे शब्द इसमें योग रूढ़ में आ जाते हैं। अब रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीन भेद हुए इसके। अब चौथा भेद है रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद माने गए हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी के भी चार भेद और अविकारी के भी चार भेद। इस तरह से ये एक अपने आप में विशेष मसला है कि विकारी और अविकारी का अध्ययन एक लंबा चौड़ा अध्ययन होगा। जो हम इसको ठीक से सीख लेंगे तो व्याकरण का गर्व है। प्रयोग के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द 8 प्रकार के शब्द हमारे सामने आएंगे, और इनका जब हमें ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा तो ये निश्चित मानिए आप व्याकरण की शब्दावली का गर्भ का ज्ञान पूरा कर लेते हैं, क्योंकि यही शब्द फिर आगे चल के आपके काम आएंगे। पद परिचय, पदान्वय, पद व्याख्या एक विशेष टॉपिक प्रकरण है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का। उसमें आपको ये रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द हैं यही काम देंगे, क्योंकि पदान्वय या पद परिचय में हमें निश्चित रूप से सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये 8 में से कौन सा है, और 8 में से कौन सा है ये बताने के बाद में उसके अन्य बात बतानी पड़ेगी। तो ये परमावश्यक बात है कि आप रूप परिवर्तन के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्दों को मूल रूप से याद करिए। मूल रूप से इसके भेद दो, विकारी और अविकारी। फिर विकारी के भेद 4 जो आप छुटपन से तीसरी कक्षा से पढ़ते आए हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हम पढ़ते आए हैं और आज भी पढ़ेंगे 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 सीखेंगे, क्योंकि ये गर्व है व्याकरण का। अतः विकारी शब्दों में
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार विकारी हैं और चार ही अविकारी हैं। अविकारी का मतलब जिनमें विकार पैदा नहीं होता है या कोई बदलाव नहीं होता है। इस अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। व्याकरण में अव्यय शब्द से भी जाना जाता है। अ प्लस वे, अ का मतलब है नहीं, वे मन खर्च, जो खर्च नहीं होता है, अर्थात उसका कोई रूप बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो चार ही इनके भेद हैं। क्रिया विशेषण ये अव्यय के नाम से जाने जाएंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। नोट करिए, ये इनके चार भेद होंगे जो इस प्रकरण विशेष को जिस दिन हम पढ़ाएंगे उस दिन इनके पूरी व्याख्या करेंगे। आज तो सिर्फ शब्दों के आधार का ही अध्ययन हम कर रहे हैं, इसलिए रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद 2 + 4 + 4, अर्थात मूल रूप से 2 विकारी और अविकारी, और विकारी के 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी के भी 4 क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह से ये 10 रूप भेष के 2 विकारी और अविकारी 4 इसके। और फिर अंत में हम पहुंच गए हैं ध्वनि के आधार पर शब्द, जो आपको अभी भी बताया भी था। ध्वनि में पशुओं की आवाज, पक्षियों की आवाज और जड़ आवाज, ये 3 तरह की आवाज निर्धारित है हमारे सामने। जैसे गाय की रमाहना, शेर का दहाड़ना, बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना, बकरी का मिमियाना, ये निश्चित पशुओं की निश्चित आवाज के लिए शब्द काम में लेते हैं। पक्षियों के लिए चिड़िया का चहचहाना, कोयल का कुहू कुहू करना, और जड़ के लिए बादल का गरजना, बिजली का चमकना, हवा का सरसर चलना। और इसमें और आपको बता दूं, मानव कभी कभी ऐसी आवाज हमारे मुंह से निकलती है जिसका अर्थ तो निकलता है, वो लेख और अलेख, ये भी ध्वनि के आधार पर भेद है। जैसे लेख में तो ये है, बस खड़ी है और हम कहें बस धर धर कर रही है, तो लिख देंगे धैर्य रह के ऊपर चढ़ा देंगे, लेस लगा के धर धर लिखा गया, लेख हो गए, जबकि वो धर धर कर रही है, बस आवाज सर 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 रही है। लेकिन कुछ ऐसी आवाज मुंह से निकलती है जो लेख नहीं है, अर्थात लिखी नहीं जा सकती, और वो समझते हैं लोग। जैसे पशु जा रहा है हमारे आगे आगे, कोई भैंस या गाय चल रही है आगे, पालतू पशु है, और उसको हम अपनी जबान से कहेंगे, ऐसे जब बोलेंगे तो पशु समझ जाएगा कि मुझे ठहरने का आदेश मिल रहा है मालिक की तरफ से, और वो पुचकारी खाते रुक जाएगा। ये भी ध्वनि है, ध्वनि के आधार पर शब्द भेद हुआ। और वो खड़ा हो गया पुचकारी देते ही, फिर उसको हम टचकारी देंगे और वो चल देगा, इसको पशु समझ गया। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, हम लिख नहीं सकते इनको, बोलेंगे काम में लेंगे, और जानवर समझ जाते हैं, हमारे साथी भी समझ जाते हैं, लेकिन इनको लेखन नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये भी ध्वनि के आधार पर शब्द भेद हुआ कि लेख्य और अलेख्य। इस तरह से विभिन्न प्रकार के भेदों के साथ आपको ये सारणी दी, इसको आप उतारिए, और ये शब्द भेद के साथ साथ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको उतारिए। और अब मैं इधर आपको ये दोनों सूत्र उतारिए और कुछ बातें इससे संबंधित प्रश्नों या आपसे पूछी जाने वाली बातों का और उदाहरण देकर के थोड़ा सा अभ्यास करवाऊंगा 5 मिनट के लिए। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, मैंने लिखे हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न मैंने ये दिया है, यौगिक और योगरूढ़ में क्या अंतर है? ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। या तत्सम शब्द देकर के आपसे पूछा जाए कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, देशज कौन सा है, विदेशज कौन सा है। ऐसे आप अभ्यास करिए
आपके पास जो आपकी पाठ्य पुस्तक है पढ़ने के लिए, उसमें नीचे अभ्यासार्थ प्रश्न दिए हैं, उनमें देख करके सीख करके आप इस ज्ञान का अभ्यास कीजिए। यौगिक और योग रूप में क्या अंतर है? हमने अभी अभी पढ़ा है कि यौगिक शब्द और योग रूप ये रचना के आधार पर शब्द भेद है। अच्छा, यौगिक तो हमने वो पढ़ा था, यौगिक शब्द जो योग से बनते हैं, अर्थात दो शब्दों के या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से, संधि समास से, उपसर्ग और प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विद्यालय। और योग रूढ़ में शब्द संध्या और समास से, संधि और समास से ही बनते हैं। उसमें प्रत्यय और उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी एक के रूप में रूढ़ हो गया। जैसे लंबोदर, अब इतने बड़े पेट का सेठ भी है, लंबा है उधर जिसका, तो हम उस सेठ को नहीं कर सकते कि वो लंबोदर जा रहा, नहीं। लंबोदर शब्द का लंबा है उधर जिसका, अर्थात लंबा और उधर वो गणेश जी के लिए प्रयुक्त होगा। अतः वो शब्द योग रूढ़ हो गया। यौगिक तो है परंतु वो किसी एक के लिए, या यूं कह सकते हैं कि दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है और जोड़ करके उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है या अन्यर्थ निकलता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अतः यौगिक संधि समास से बनकर के उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, संधि समास के आधार पर ही निकलता है, लेकिन योग रूप का अर्थ संधि समास के आधार पर नहीं निकल के उसका भिन्न अर्थ निकलता है। यही इनमें अंतर है। उदाहरण देकर के बता दीजिए। प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर शब्द भेद बताइए। देखिए, प्रयोग के आधार पर भी शब्द भेद मैंने आपको दो चार चार बोल रहे, विकारी अविकारी। और अर्थ के आधार पर इस सारणी में 8 शब्द पड़े हैं। ये आप सहज रूप से सूत्र के रूप में याद कीजिए। यदि ये प्रश्न प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर शब्द भेद बताइए या कितने हैं लिखिए या उनका नाम लिखिए, तो इसके लिए आपको ये मेरे दिए हुए सूत्र बड़े उपयोगी होंगे, क्योंकि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। ये मिट रहा है, ए उ रे रू ध्वनि, ये प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। अर्थात इसमें आप ये सोचें कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कौन सा है, ए और होने में, ये है रूप परिवर्तन के आधार पर। तो ये प्रयोग के आधार पर रूप, आप रूप परिवर्तन वाले विकारी है, विकारी और विकारी के 4 भेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अविकारी की क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विसंगादि बोधक, ये 8 भेद लिख सकते हैं। और अर्थ के आधार पर ये सूत्र काम में लीजिए। एकार्थी अनेकार्थी पर्याय विलोम युग्म, और इसी तरह से सूत्र को याद करते हुए 8 ये हैं, समूहवाच्य शब्द तक पहुंच जाइए और उनका भेद लिख दीजिए। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के शब्दों में गृह कार्य में आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे तत्सम कौन सा है, यानी तत्सम शब्द पहचानिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में में आपको एक शब्द इसमें पहचानना है। अ ऊंचा, ब अश्रु, छ आग और द चिता। इसमें पूछ रहा तत्सम शब्द कौन सा है, यानी तत्सम संस्कृत का शब्द जो का पहचानिए, और वो है अश्रु। ये रहा। अतः यहाँ तत्सम शब्द ब हुआ, इसका उत्तर हुआ। और अन्य शब्दों की आप मन में पहचान कीजिए। चित्ता जानवर का नाम है, हिंदी शब्द है। आग ये तद्भव शब्द है, अग्नि से तो आग बन गया। ऊंचा ये भी हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है। अब ये नीचे पूछ रहा है तद्भव कौन सा है, यानी नीचे दिए शब्दों में तद्भव शब्द बताइए। अक्षत्रिय, प्रत्येक शब्द पर विचार कर लीजिए। अक्षत्रिय तो भाई तत्सम शब्द है। कृष्ण ये भी तत्सम शब्द है। ग्रह ये भी तत्सम शब्द है। गांठ तो ये तद्भव हुआ। गोष्ठ, गोष्ठ जो है उसका गांठ शब्द कर दिया, इसीलिए ये हुआ तद्भव शब्द। और तीसरा प्रश्न है देश शब्द बताइए। काठ
वह ताकत स सपना आदि आदि। इसमें आप पहचानिए कि ताकत ये तो उर्दू का शब्द है। प्रत्येक शब्द की पहचान यदि आप करना सीख जाओगे तो जो प्रश्न पूछा उससे समझ तुरंत समझ में आ जाएगा। सपना ये भी हिंदी का शब्द है। और तो अब ये काश जो है ये देशज शब्द है, हमारे यहाँ बना हुआ खुद का ही। मतलब ये देशज शब्द हुआ तो इसमें काश देशज शब्द हम बता सकते हैं। इस तरह से दिए गए अभ्यासार्थ प्रश्नों का अभ्यास आप अपनी पाठ्य पुस्तक से या दी गई अभ्यास की जो किताब है उससे करते रहिए। और यह आज का पाठ पूरा हुआ। कल अब हम इससे आगे का पाठ लेंगे। इन भेदों के आधार पर इनका विभिन्न प्रकार का अध्ययन करेंगे। जय भारत।